नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न पत्र है आपका 27 दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र है। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है, पेपर सेकंड है। और इसके साथ ही साथ 24 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस को भी इस क्लास में शामिल किया गया है दोस्तों। तो 60 क्वेश्चंस को इस क्लास में टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सीडीपी का। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होते हैं। तो जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता यहाँ पे दिया गया है। निष्क्रिय को इनएक्टिव बोलते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन 4 दिया गया, आनुवांशिकता से पूर्व क्रमादेशित होते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड आपका बचा है, तो थर्ड ऑप्शन ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बच्चों को ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में देखा जाता है। इस उपागम के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन अपने अनुभवों, दूसरों के साथ पारस्परिक संवाद, अनुक्रिया स्वयं करके सीखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। अभिकथन ए दिया गया, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो 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 परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। कारण आर दिया गया, विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनें। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही पोषण, पर्याप्त नींद एवं शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है, क्योंकि विकास के सभी पहलू आपस में अंतः संबंधित होते हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परस्पर अंतःक्रिया से बहुतायत रूप से प्रभावित होता है। बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से शीघ्र सीखते हैं, इसलिए कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। जब सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकास आनुवांशिकता व परिवेश के मध्य परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति की आनुवांशिकी उसके लिए एक प्रकार की जैविक चारदीवारी बायोलॉजिकल बाउंड्री का निर्माण करती है, तथा व्यक्ति के वातावरण के विभिन्न कारक उस चारदीवारी के अंतर्गत व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकट के शील गुणों का निर्माण करते हैं। इन्हीं दोनों के फलस्वरूप व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवहार करने में समर्थ होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शैशवावस्था। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया उसी शैशवावस्था से आरंभ हो जाती है।
बच्चे की प्रथम महत्वपूर्ण सामाजिकरण की संस्था उसका परिवार होता है, जहां वह माता पिता, भाई बहन व अन्य रिश्तेदारों के संपर्क में आता है। यह उसका अनुकरण व घर में प्रचलित मान्यताओं को आत्मसात करता है और उसके अनुरूप व्यवहार करना आरंभ करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार उसे स्कीमा कहा जाता है। फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा से अभिप्राय उस मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, अर्थात स्कीमा एक मानसिक सक्रिया एवं संज्ञानात्मक संरचना से संबंधित संप्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, लेव वाइगोस्की। सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इस कथन का वर्णन लेव वाइगोस्की द्वारा किया गया है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखिएगा, सोशियो कल्चर थियरी का प्रतिपादन लेव वाइगोस्की ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन रेसिप्रोकल टीचिंग लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिक अध्यापन का उद्देश्य पठन बोध की क्षमता को उन्नत बनाना है। इसके अंतर्गत एक शिक्षण एवं 2 या 4 विद्यार्थी आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं तथा किसी पाठ्य परिच्छेद या लेखांश के विषय में चर्चा व वार्तालाप करते हैं। इसमें प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना, पूर्व अनुमान लगाने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, कानून और व्यवस्था अभिमुखता राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि एक नागरिक के रूप में उसका यह कर्तव्य है तथा जब अन्य किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक चिंतन के कानून और व्यवस्था अभिमुखता स्तर पर है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, विद्यालयों को प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुझानों को महत्व देना है। यह कथन बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी बुद्धि प्रकार हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्फटिकी बुद्धि, जिसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहा जाता है, के अंतर्गत शामिल नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि बुद्धि का कोई एक कारक नहीं होता अपितु बहुकारकी होती है। प्रत्येक बुद्धि दूसरी प्रकार की बुद्धि से पृथक एवं स्वतंत्र होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पहला दिया गया भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, ये सभी
गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अंतर्गत शामिल हैं, जबकि ऑप्शन फोर्थ जो है वो शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीकी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करने जैसे तकनीकी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है। जेंडर एक सामाजिक कृत्रिम संरचना है, ध्यान रखिएगा। जेंडर एक सामाजिक कृत्रिम संरचना है जिसके अंतर्गत महिला एवं पुरुषों के व्यवहारों को कार्यों के आधार पर सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है। साथ ही इसमें महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान किया जाता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो विद्यार्थियों के समूह की विविधतापूर्ण कक्षा, डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में एक अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पक्ष पोषित एवं सम्मानित करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान व समझकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक शैक्षिक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक आकलन, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र बनाने हेतु विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का विकास अर्थात चहुमुखी विकास पर बल देती है। तो थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र चहुमुखी विकास पर बल देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नत कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में किसका चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह देने का मौका देता है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आगामी 10 वर्षों में विज्ञान इतनी उन्नत कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। यह प्रश्न विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह प्रश्न विद्यार्थियों को अनेक संभावित उत्तर देने का अवसर प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपसारी चिंतन अनेक संभावित उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन ए दिया गया, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु तो अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुत तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। तर्क आर दिया गया है, अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलती वर्तनी आपको फिल करना है कि भेद लक्षण है। किसके भेद के लक्षण है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लेखन वैकल्य के। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही एवं प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया के भेदक लक्षण है। लेखन वैकल्य बच्चों की लेखन कौशल क्षमता, हस्तलेखन, स्पेलिंग, शुद्धलेख आदि को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा। और वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है पठन संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? तो राइट आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना। तो विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना शिक्षा में विद्यार्थियों के समावेशन में सबसे बड़ी बाधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दृश्य बाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण कर सकें? तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सेकेंड।
थर्ड और फोर्थ। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल भाषा प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित सामग्री, श्रव्य शिक्षण सामग्री, विषय वस्तु संबंधित श्रव्य सामग्री आदि सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से सीखकर संप्रेषण कर सकें एवं अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। ये विशेषता नहीं है मेधावी विद्यार्थियों की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए। खोजपूर्ण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा का विकास ब्रूनर द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अधिगम करता सक्रिय रूप से संरचनाओं के अर्थ का निर्माण करते हैं, स्वयं प्रत्यय तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करके सीखते हैं। यह विधि भूगोल, इतिहास आदि विषयों के लिए उत्तम विधि मानी जाती है। तो राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जब विद्यार्थी विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण रूप से संलग्न होते हैं तब वह सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कथन ए दिया गया है, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्तियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, सही विकल्प चुनें। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी प्रदान करते समय जिन संप्रत्तियों का आकलन हो चुका है यदि आवश्यक हो तो उनका संदर्भ भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक रेखीय रूप से नहीं अपितु सर्पिल रूप से संपन्न होता है। तो इसलिए कथन ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थी अध्यापक के रिश्तों में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है? तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होता है? तो जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे दुश्चिंता, एंजाइटी के भाव का एहसास होता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइटी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी तकनीकी विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। क्वेश्चन नंबर 27, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने और जानने की योग्यता अधिसंज्ञान कहलाती है। अधिसंज्ञान के अंतर्गत अधिस्मृति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अधिस्मृति में शामिल पहलू हैं ज्ञान, नॉलेज, मॉनिटरिंग, नियंत्रण। अधिसंज्ञान पद के विकास का श्रेय जॉन फ्लेवेल को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जॉन फ्लेवेल। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों का उपयोग उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता में वृद्धि करने के लिए करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? आपको
बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं होता है। किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उस संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ज्ञात करना चाहिए। नवीन जानकारी का विवेचनात्मक विश्लेषण एवं वर्गीकरण करना चाहिए तथा संप्रत्यय के विविध प्रकार से व विविध परिप्रेक्ष्यों से विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। तो थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए अध्यापिका को आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला आपका 24 दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र है और इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और क्लास को पूरा देखें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसका स्वरूप बहुमुखी होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आनुवंशिकी वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास के संबंध में यह कथन जो है असत्य है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषण को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है। कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संवेदनशील अवधि। विकास का वह चरण जब कोई जीव तीव्रता से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, उस अवस्था या चरण को संवेदनशील अवधि कहा जाता है। मानव की संवेदनशील अवधि में प्रारंभिक बाल्यावस्था व किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में सामाजिकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, मीडिया। सामाजिकरण के द्वितीय संस्था मीडिया निर्देशित है। जब बच्चा सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीख लेता है, तब इसे सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। सामाजिकरण के प्रमुख कारकों में परिवार है, साथियों का समूह, विद्यालय, पास पड़ोस, मीडिया, धर्म, जातीय वर्ग, भाषा आदि शामिल होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थियों के समक्ष परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क वाले संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट, जीन पियाजे। सामूहिक एकालाप कलेक्टिव मोनोलॉग की अवधारणा जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। जीन पियाजे के एकालाप निजी संभाषण को अपरिपक्व एवं आत्मकेंद्रित इकोसेंट्रिक के रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक वाइगोत्स्की कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो आपको फिल करना है व्यस्त हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, यहाँ पे सेकंड सहयोगिक अधिगम है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 क्वेश्चन नंबर है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, सेकेंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। कैरोल गिल्गन आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैरोल गिल्गन का तर्क है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है की अवहेलना की गई है। कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना इस संदर्भ में की थी कि उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता संबंधी नारीवादी परिप्रेक्ष्य की अनदेखी की है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ सृजनात्मक बुद्धि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। माध्यमिक विद्यार्थियों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट का सम्मान करना चाहिए। फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, गैर भेदभाव, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में उनके साथ गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनके अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाए तथा उन्हें श्रव्य व ब्रेल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, अवसरों की समानता दी जाए ताकि वह वास्तविक रूप से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 है। पठन में कठिनाइयाँ जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण हैं। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, वाचन वैकल्य के हैं। तो पठन में कठिनाइयाँ जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण आदि वाचन वैकल्य के अभिलक्षण हैं। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार में एकाग्रता व ध्यान में कमी, गुणज वैकल्य में गणित संबंधी समस्याओं व अवधारणाओं को समझने में कठिनाई या ऑप्टिज्म डिऑर्डर के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपनी बात न तो किसी से सही प्रकार से कह सकता है तथा न ही दूसरों की बात समझ पाता है एवं उनसे स्वयं संवाद भी स्थापित नहीं कर पाता। तो थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है।
तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधी विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। क्वेश्चन नंबर 19, वो विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है उनकी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु विद्यार्थियों से किसी समस्या को हल करने के संबंध में विविध तरीकों से पूछना चाहिए। उप संप्रत्यों में संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए। विषयों को सरल से जटिल क्रम में लगाना चाहिए, किंतु अध्यापिका को किसी विषय को जटिल से सरल क्रम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना विद्यार्थियों के संप्रत्य निर्माण में बाधक सिद्ध होगा। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट, दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाएं? दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान समझाएं? इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। अधिसंज्ञान कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी अपने पहले से ज्ञात तथ्यों, अनुभवों, ज्ञान को पुनः अच्छी तरह जानता है। अधिसंज्ञान से अभिप्राय पूर्व ज्ञात संज्ञानात्मक परिघटनाओं के विषय में संज्ञान से होता है। सरल शब्दों में जानने के लिए जानने के बारे में जानना, नोविंग अबाउट नोविंग, अधिसंज्ञान कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्न में से कौन सा सहायक है? तो खोज, अधिगम और ज्ञान निर्माण के लिए एक प्रेरक व सकारात्मक लोकतांत्रिक वातावरण विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुनिश्चित व सुसाध्य करने में सहायक सिद्ध होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रभावी अध्यापक। तो एक प्रभावी शिक्षक अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। अधूरे व गलत उत्तर दिए जाने पर विद्यार्थियों को संकेत प्रदान कर सही उत्तर तक पहुंचने में सहायता करता है। ज्ञान निर्माण के अवसर प्रदान करता है। ज्ञान निर्माण के अवसर प्रदान करना विविध गतिविधियों व क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन पर बदल लेता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास व अधिगम में आने वाली इस बाधाओं, कठिनाइयों को ज्ञात कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तो सेकंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फिल करना है आपको, उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अधिगम उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा प्रदान करते हैं। आंतरिक प्रेरणा के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यधिक सक्रिय रूप से अधिक प्रयास व अभ्यास करते हैं। तो थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भ्रांतियां आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों को प्राकृतिक व स्वाभाविक माना जाता है। अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियां विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का संकेत देती हैं।
विषय संबंधित भ्रांतियों के तर्कपूर्ण ढंग से सही करने का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता है। तो सेकंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। क्वेश्चन नंबर 28। कथन ये दिया गया, विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तर्क आर है, अपने बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। कथन ये दिया गया, अध्यापिका को नए संप्रत्यों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे दिया नहीं गया है और इसमें दोनों कारण जो हैं सही माने जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, संप्रत्यय चित्रण। किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंध को व्यवस्थित एवं प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण संप्रत्यय चित्रण कहलाता है। संप्रत्यय चित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग के द्वारा किसी विषय या विषय वस्तु को सरलता से समझाया जा सकता है। संप्रत्यय चित्रण द्वारा समझाया गया विषय अधिक समय तक याद रहता है। इसे मूल्यांकन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। संप्रत्यय चित्रण विद्यार्थी की विचार मंथन और नवीन विचारों की उत्पत्ति करने में सहायता करता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 60 क्वेश्चन CDP के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।